हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्रोमोफोर। क्रोमोफोर बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। इसमें आपका पहला वर्ड होता है क्रोमा। क्रोमोफोर को अगर हम बीच से ऐसे डिवाइड कर दें तो ये दो वर्ड में स्प्लिट हो जाएगा। पहला वर्ड रहेगा क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर। और दूसरा वर्ड होता है फोरस। फोरस का मतलब होता है बियरर, बियर करना या रखना। इसका डेफिनेशन होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग रेडिएशन। ये मॉलिक्यूल का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे हम अगर दूसरे वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो ये है एनी सब्सटेंसेस और ग्रुप्स दैट एब्जॉर्ब रेडिएशन एट पर्टिकुलर वेवलेंथ कैन बी कंसिडर्ड एज क्रोमोफोर वेदर इट मे और मे नॉट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। ये आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है या एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में हमें मिलेंगे और ये क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। और ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर किसी भी कंपाउंड में कलर प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रेजेंस के कारण कोई भी मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो ये होते हैं हमारे क्रोमोफोर के डेफिनेशन। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ क्रोमोफोर इज कॉल्ड क्रोमोजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्रोमोफोरिक ग्रुप कंटेन करते हैं उन्हें कहा जाता है क्रोमोजन। इट मेनली एग्जिबिट N to pi स्टार एंड pi to pi स्टार ट्रांजिशन। तो इसमें हमें दो तरह के ट्रांजिशन देखने के लिए मिलते हैं। पहला ट्रांजिशन है आपका N to pi स्टार और दूसरे टाइप का ट्रांजिशन होता है इसमें pi to pi स्टार ट्रांजिशन। अब इसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, यानी कि क्रोमोफोर्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा या कह सकते हैं अनसैचुरेशन पाया जाएगा। मेनली ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, ऐसे कंपाउंड्स ही अनसैचुरेशन शो करते हैं और इन्हीं कंपाउंड्स को क्रोमोफोर कह सकते हैं। पाई बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और मान लीजिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अनसैचुरेटेड कंपाउंड कोई रहेगा और इसमें कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। हेटेरो एटम ONS, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन तीन एटम्स को हेटेरो एटम कहा जाता है। तो किसी भी अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा तो वो आपका N to pi स्टार ट्रांजिशन शो करेगा। अनसैचुरेशन की वजह से क्या करेगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड पाया जाता है। और जो ये ONS है इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम क्या कह रहे थे, N कह रहे थे या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह रहे थे। इसी वजह से इसमें क्या होता है, N to pi स्टार ट्रांजिशन होता है। तो आपके जो क्रोमोफोर रहेंगे वो बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा या फिर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड विथ अ हेटेरो एटम। ऐसे कंपाउंड्स आपके क्रोमोफोर हो सकते हैं। अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर्स, यानी कि क्रोमोफोर कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप है इसका इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। जो इंडिपेंडेंट टाइप के क्रोमोफोर होते हैं उसमें कलर इम्पार्ट करने के लिए एक ही क्रोमोफोर का जरूरत होता है। वन क्रोमोफोर इज इनफ टू इम्पार्ट द कलर टू द कंपाउंड। एक क्रोमोफोर इसमें इन्वॉल्व होगा और उसकी वजह से ही क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो हो सकता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें आपके आते हैं एजो कंपाउंड्स। एजो यानी कि नाइट्रोजन, तो N डबल बॉन्ड N। ऐसे ग्रुप्स जब किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो वो एज अ इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर एक्ट करेंगे। सेकेंड है नाइट्रोसो ग्रुप। नाइट्रोसो यानी कि N डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके के कंपाउंड्स आपके इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर के एग्जाम्पल होते हैं। इसका सेकेंड टाइप होता है डिपेंडेंट क्रोमोफोर। मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोफोर इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंपाउंड में कलर को इम्पार्ट करने के लिए। मोर देन वन। इंडिपेंडेंट में एक क्रोमोफोर इन्वॉल्व हो रहा था कलर इम्पार्टमेंट के लिए। डिपेंडेंट में एक से ज़्यादा क्रोमोफोर इन्वॉल्व होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में कलर को इम्पार्ट करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करने के लिए। तो इसे कहा जाता है डिपेंडेंट क्रोमोफोर। इसकी एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एसीटोन हैविंग वन CO ग्रुप इज कलरलेस बट डाईएसिटाइल हैविंग 2 CO ग्रुप इज येलो। एसीटोन में जब एक CO ग्रुप प्रेजेंट होगा
तो वो कलरलेस होगा। लेकिन जब उसी में 2 CO ग्रुप आ जाए, जिसे हम कहते हैं डाई एसिटाइल, तो ऐसे ग्रुप में येलो कलर मिलता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझना चाहें, एसीटोन का आपका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसीटोन। और दूसरा क्या है इसमें, डाई एसिटाइल। डाई एसिटाइल का फॉर्मूला होता है CH3 CO CH3, ये आपका डाई एसिटाइल है। तो देखिए एसीटोन में अगर एक ग्रुप रहेगा तो वो कलरलेस रहेगा। ये जो एक आपको यहाँ पर CO ग्रुप दिख रहा है, ये एक क्रोमोफोर की तरह काम करता है। अब अगर एसीटोन में एक क्रोमोफोर रहता है, इसीलिए ये कंपाउंड कलरलेस होता है। लेकिन डाई एसिटाइल में एक से ज़्यादा क्रोमोफोर आ गए। यहाँ पे देखिए 2 क्रोमोफोर यहाँ पर इन्वॉल्व है, 2 CO ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो एक से ज़्यादा क्रोमोफोर यहाँ आ गए हैं। इसी वजह से जो डाई एसिटाइल होता है वो येलो कलर का होता है। तो ये इसका एक बेसिक डेफिनेशन है कि डिपेंडेंट क्रोमोफोर किसे कहा जाता है। अब अगर हम अलग अलग क्रोमोफोर के एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं और वो कितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ क्रोमोफोर्स। पहला ग्रुप हो सकता है आपका कीटोन। कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये वही कीटोन है जो हमने यहाँ पर देखा था, C डबल बॉन्ड O। इसका जो वेवलेंथ आता है वो आता है हमारा 280 नैनोमीटर। 280 नैनोमीटर पे ये अपना एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका एजो। एजो यानी कि 2 नाइट्रोजन ग्रुप, तो N डबल बॉन्ड N, इसका वेवलेंथ आपका आ सकता है 262 नैनोमीटर पे। नेक्स्ट है थायोकीटोन। थायोकीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड S। कीटोन में जब O को रिप्लेस किया जाए S से तो इसे कहा जाता है थायोकीटोन। S मतलब कि थायो, तो थायोकीटोन का वेवलेंथ होता है 330 नैनोमीटर। नेक्स्ट अगर एग्जांपल है कॉन्जुगेटेड डाइन्स का। कॉन्जुगेटेड डाइन यानी कि C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ऐसे कंपाउंड्स का वेवलेंथ होता है 233 नैनोमीटर। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने बुक में मिल जाएंगे। साथ ही अलग अलग बुक में इसका जो वेवलेंथ है वो थोड़ा मोड़ा डिफर कर सकता है। तो ये आपके बेसिक एग्जांपल होते हैं क्रोमोफोर्स के और उनके वेवलेंथ के, कि अगर कोई क्रोमोफोर किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसका वेवलेंथ कहाँ तक आ सकता है, वो कहाँ पर अपना एब्जॉर्प्शन शो करेगा। अब इसमें हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम भी आपका 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसको भी अगर बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये 2 वर्ड में टूट जाता है। पहला वर्ड होता है ऑक्सो, जो कि डिराइव हुआ है ऑक्सीन से, और इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ना। दूसरा वर्ड है इसमें क्रोमा। क्रोमा मतलब कि कलर। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कलर को इंक्रीज कर देते हैं या इनके वजह से जो भी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो इन्हें कहा जाता है ऑक्सोक्रोम्स। चलिए अब हम इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। The functional group attached to a chromophore which modifies the ability of the chromophore to absorb light, altering the wavelength or intensity of absorption। तो ये क्या होते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि किससे जुड़ा होगा, क्रोमोफोर से जुड़ा होगा, और इस वजह से ये क्या करेगा, जो क्रोमोफोर की लाइट एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा और कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो जो ऑक्सोक्रोम होते हैं इनका खुद का कोई कलर नहीं होता है, ना ही ये कोई इंटेंसिटी या एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सोक्रोम किसी भी क्रोमोफोर के ग्रुप के साथ जुड़ जाएं तो वो उस क्रोमोफोर का इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा सकते हैं, या कह सकते हैं वेवलेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो ऑक्सोक्रोम का अपना खुद का कोई पर्टिकुलर कलर या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये अपनी एक्टिविटी किसी भी क्रोमोफोर के साथ अटैच होने के बाद देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सोक्रोम कितने टाइप के होते हैं। ऑक्सोक्रोम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला है बेसिक या पॉजिटिव ऑक्सोक्रोम्स, दूसरा है एसिडिक या निगेटिव ऑक्सोक्रोम्स। बेसिक ऑक्सोक्रोम्स में क्या होता है, इफेक्टिव इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो होता है OH, OR, NHR। तो इस तरीके के कंपाउंड्स आपके बेसिक ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल होते हैं। सेकेंड है इसमें एसिडिक या निगेटिव ऑक्सोक्रोम, ये आपका इफेक्टिव होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन में। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं NO, CO या फिर CN। चलिए देख लेते हैं कि ऑक्सोक्रोम के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम ऑक्सोक्रोम को डिफाइन करना चाहें एग्जाम्पल के जरिए तो इसमें हम बेंजीन को ले सकते हैं। बेंजीन का लैम्डा मैक्स होता है 255 नैनोमीटर। इस लैम्डा मैक्स में जो बेंजीन है वो अपना एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब
बेंजीन की जगह फिनॉल रहे। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के एक कार्बन में OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो ये आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग, और इसके साथ यहाँ पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो OH है वो यहाँ पर एज अ ऑक्सोक्रोम एक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा। इसका लैम्डा मैक्स आपका हो जाता है 270 नैनोमीटर, बेंजीन का था 255। जैसे ही इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हुआ, इसका वेवलेंथ हो गया 270 नैनोमीटर। वैसे ही एनिलीन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन के एक कार्बन में NH2 ग्रुप आके अटैच रहता है। ये आपका एनिलीन का फॉर्मूला है, इसमें एक NH2 ग्रुप होता है। अब NH2 का लैम्डा मैक्स क्या होता है, 280 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है, या कह सकते हैं इसकी जो इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है, वो बढ़ रही है। बेंजीन का था 255, क्योंकि ये बेंजीन क्या है, क्रोमोफोर है। लेकिन जैसे ही इसमें आके कोई ऑक्सोक्रोम अटैच हुआ, ये OH आपका ऑक्सोक्रोम है, और ये जो NH2 है ये भी ऑक्सोक्रोम है। जैसे ही बेंजीन में आके कोई ऑक्सोक्रोम अटैच हुआ तो उसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ गया, 270 हो गया, और एनिलीन में 280 हो गया। तो ये क्रोमोफोर का एक बेसिक इफेक्ट यहाँ पर होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये आपका इसका लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है। अब आपका ये जो OH है, जब OH को आप पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब करना चाहेंगे UV में, तो ये कोई भी वेवलेंथ शो नहीं करेगा या कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। UV का रेंज हमने पढ़ा था, ये होता है आपका 200 से 400 नैनोमीटर, और विजिबल का रेंज होता है 400 से 800 नैनोमीटर। UV विजिबल का अगर कंबाइन करके देखा जाए तो वेवलेंथ होता है 200 से 400 नैनोमीटर, ये UV का होता है, और 400 से 800 नैनोमीटर आपका विजिबल का होता है। ठीक है, तो जब OH का हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे UV के रेंज में, तो ये कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जब हम फिनॉल का वेवलेंथ चेक करेंगे तो उसका वेवलेंथ हो जाता है 270 नैनोमीटर। ऐसे ही एनिलीन में क्या होता है, अगर NH2 का एब्जॉर्प्शन देखेंगे UV के रेंज में, तो ये कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये आपका अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ में, तो ये एनिलीन बना लेता है, और ये जो एनिलीन है उसका एब्जॉर्प्शन हमें मिलता है 280 नैनोमीटर में। साथ ही इसमें आपको किस तरीके के ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेंगे, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। आपकी जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ये N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ये क्यों शो करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं N। और साथ ही इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई। तो इसीलिए क्या शो करते हैं, आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। वैसे ही जो NH2 है इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, इस वजह से इसमें रेजोनेंस होता है। आपका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, तो ये एक रेजोनेंस एक्टिविटी शो करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये आपके N2 पाई स्टार ट्रांजिशन देते हैं, और धीरे धीरे इसका वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। बेंजीन आप ध्यान रखेंगे ये क्रोमोफोर है, और इसमें ऑक्सोक्रोम आके अटैच हो रहा है, इसी वजह से इसका जो नैनोमीटर है या वेवलेंथ है वो बढ़ रहा है। तो ये थे हमारे आज के दोनों टॉपिक्स। आपका ये जो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम है ये एज अ डिफरेंस बिटवीन भी एग्जाम में आता है, साथ ही ये इंडिविजुअली भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।